Exercise question number 1. Select appropriate alternative for each question. Number 1. Which of the following characteristics is not applicable to economic transaction? A. Cash transaction. B. Credit transaction. C. External transaction. D. ट्रांजेक्शन विदाउट मॉनेटरी वैल्यू। आप सबको पता है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है उसमें कैश ट्रांजेक्शन आएंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आएंगे, अदर ट्रांजेक्शन आएंगे, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स भी आएंगे और इंटरनल ट्रांजेक्शन भी आएंगे। सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे? तो जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी वो ट्रांजेक्शन कभी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ट्रांजेक्शन विदाउट मॉनेटरी वैल्यू। नंबर 2. Rent paid rupees 10,000. What type of transaction is it? सो आपको पता है रेंट जो है वो सर्विस का ट्रांजेक्शन है, ठीक है, और आपने पे कर दिया है तो कैश ट्रांजेक्शन है। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस। क्वेश्चन देख के ही पता चल जाना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेंगे। ए, कैश ट्रांजेक्शन ऑफ असेट, तो असेट तो है नहीं, रेंट पे किया तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। बी, नॉन कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन तो है नहीं है क्योंकि आपने कैश पे किया है, सो ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी, कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस, तो राइट है ना, रेंट पेड, रेंट सर्विस है और आपने पे किया है 10,000, सो आंसर आएगा ऑप्शन सी, कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस। ऑप्शन डी नहीं आएगा, कैश ट्रांजेक्शन ऑफ लायबिलिटी, ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ स्पेशल नेचर। तो हमें पता ही है कौन से ट्रांजेक्शन स्पेशल नेचर के होते हैं। सो गुड्स गिवन इन डोनेशन, गुड्स बर्न बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट, तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो स्पेशल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए, गुड्स परचेज ऑफ ₹5,000, तो ये आपका परचेज का, कैश परचेज का ट्रांजेक्शन है, तो ये नहीं आएगा। ऑप्शन बी, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज फ्रॉम बी, तो ये परचेज का क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन हो गया, ये भी नहीं आएगा। सी, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज थ्रू चेक, तो ये भी कैश परचेज का ही ट्रांजेक्शन है। देन डी, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹5,000, सो ये ट्रांजेक्शन आपका स्पेशल नेचर का ट्रांजेक्शन है। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹5,000। नेक्स्ट नंबर 4, विच ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर्स। सो डेटर एंड क्रेडिटर के ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं? तो जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगे वो वाले। चलिए तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ए, गुड्स परचेज ऑफ ₹8,000, सो ये कैश ट्रांजेक्शन है बिकॉज पर्सन का नेम भी नहीं दिया है और कैश वर्ड भी नहीं लिखा है। बी, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज्ड फ्रॉम बी, तो यहाँ पे आपको क्लियरली बोला है आपने बी के पास से परचेज किया है, तो ये डेटर क्रेडिटर का रिलेशन हुआ ना, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पर्सन का नेम लिखा है और कैश वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी। सी एंड डी भी देख लेंगे, वो आंसर नहीं आएंगे आपके। क्यों नहीं आएंगे वो मैं आपको बोल देती हूँ। सो गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज थ्रू चेक, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि आपने चेक से पेमेंट कर दिया है। और डी, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹8,000, सो ये आपका स्पेशल नेचर का ट्रांजेक्शन है, इसमें डेटर क्रेडिटर का रिलेशन नहीं आएगा। क्लियर? सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. नंबर फर्स्ट, व्हाट इज ड्यूअल इफेक्ट? तो आपको पता है हर एक ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट होती है, पहली डेबिट एंड दूसरी क्रेडिट, तो उसे हम ड्यूअल इफेक्ट्स बोलते हैं ना। तो कैसे लिखेंगे? ड्यूअल इफेक्ट में फर्स्ट इफेक्ट इज डेबिट एंड सेकेंड इफेक्ट इज क्रेडिट. In short, every business transaction is recorded with at least two effects or aspects. चलिए next, number 2. What is cash transaction? So transaction because of which cash or bank balance of the business gets affected, it means increases or decreases, is known as cash transaction. तो हम पहले दिन से ही सीखते आ रहे हैं, जब से हमने ये लेसन स्टार्ट किया था तब से हम सीख रहे हैं कि कैश ट्रांजेक्शन किसे बोलेंगे। तो जो भी ट्रांजेक्शन की वजह से आपकी कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसे हम कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नंबर 3, एक्सप्लेन क्रेडिट ट्रांजेक्शन. So purchase and sale of goods, assets, service are made in present, but their money is payable or receivable in future. These transactions are recognized as credit transaction. तो हमें पता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसे बोलते हैं हम? जिस
भी चीज़ का, गुड्स हो, असेट हो, सर्विस हो, कुछ भी हो, उसका परचेज या सेल प्रेजेंट में हुआ है, ठीक है, और उसके जो पैसे हैं, रिसीवेबल है या पेएबल है, जो भी कुछ है वो फ्यूचर में होगा, तो वो सारे ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर 4, गिव इलिस्ट्रेशन ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। सो यहाँ पे दो चीज़ आपको देखनी है कि आपको गुड्स का ही परचेज एंड सेल करना है और अमाउंट लिखना है, ठीक है, और कैश वर्ड का यूज़ कर लो तो वो कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा गुड्स का। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है जो लिखा है वो लिखना है, आप कुछ अलग अमाउंट से भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फॉर कैश, तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया गुड्स का। एंड सोल्ड गुड्स ऑफ ₹24,000 ऑन कैश, तो ये भी गुड्स का ट्रांजेक्शन हो गया कैश वाला। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर 5, गिव इलिस्ट्रेशन ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें आपको एग्जाम्पल लिखते टाइम देखना है कि एक तो कैश ट्रांजेक्शन होना चाहिए और वो सर्विस का होना चाहिए, गुड्स का नहीं होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो सैलरी पेड, वेजिस पेड, कमीशन पेड, ब्रोकरेज पेड, ठीक है, या रिसीव्ड। तो ये सारे ट्रांजेक्शन आपके हो जाएंगे सर्विस के ट्रांजेक्शन। तो ये मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है फर्स्ट पार्ट में, वहाँ से जाके देख लेना अगर डाउट है तो। चलिए, सो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, पेड सैलरी ऑफ ₹15,000 टू एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय ने आपको सर्विस दी है ना, तो इसके लिए आप उसको सैलरी पे करोगे, तो ये सर्विस का कैश ट्रांजेक्शन हो गया। और दूसरा लिखा है कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹12,000। सो कमीशन जो है वो भी सर्विस है, तो कमीशन रिसीव्ड 12,000 आपको पैसे मिल गए, तो ये हो गया ना कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर 6, गिव इलिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल लिखना है गुड्स का, तो परचेज या सेल का ही लिखना है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पर्सन का नेम लिखना ही लिखना है, अगर नहीं लिखा तो वो कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। चलिए, सो आप क्या लिखोगे, सो परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹21,000 फ्रॉम भावना स्टोर्स ऑन क्रेडिट। आपने भावना स्टोर्स के पास से परचेज किया है 21,000 का, तो ये क्रेडिट परचेज हो गया ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया गुड्स का। एंड दूसरा एग्जाम्पल लिखा है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹9,000 टू इशिता। आपने इशिता को सेल किया है 9,000 का गुड्स, तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। चलिए नेक्स्ट नंबर 7, गिव इलिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखना है, मतलब पर्सन का नेम आना ही चाहिए, और सर्विस का एग्जाम्पल लिखना है, मतलब परचेज सेल नहीं लिख सकते, अदरवाइज वो गुड्स का हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सैलरी, वेजेस, ब्रोकरेज, कमीशन, रेंट, ऐसा कुछ भी आप लिख दो, ठीक है, और पर्सन का नेम लिखना है, तो वो ट्रांजेक्शन आपका हो जाएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस। चलो यहाँ पे क्या लिखा है, रेंट ऑफ ₹4,500 इज रिसीवेबल फ्रॉम धारा। ठीक है, धारा के पास से आपने 4,500 रिसीव करने हैं रेंट के लिए, और अभी मिला नहीं है, ठीक है, रिसीवेबल ही लिखना है। रिसीव्ड लिख लिया तो वो कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा, आपको पैसे लेना बाकी है तो ही वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन बनेगा। समझ में आया? और दूसरा एग्जांपल लिखा है ब्रोकरेज ऑफ ₹6,000 इज पेएबल टू कैलाश। आपको ब्रोकरेज पे करना है कैलाश को, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन बनेगा सर्विस का। ठीक है, अगर आपने पेड लिख दिया तो वो कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो आपको वर्डिंग अच्छे से देखना है, रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है, एंड पेएबल मतलब पे करना बाकी है, तो ही वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन बनेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो हम सबको पता है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी, जिसको आप मनी में मेजर नहीं कर पाओगे, वो सारे ट्रांजेक्शन हमारे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं और जिसे हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो कैसे लिखेंगे डेफिनेशन? सो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इज दैट ट्रांजेक्शन हुज वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप उसकी वैल्यू को मेजर नहीं कर पाओगे मनी में, तो वो सारे ट्रांजेक्शन हमारे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो इसके लिए मैं अगेन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं आपको उसके आंसर दिखा रही हूँ, आपको देख लेना है। फिर अगर आपको कुछ डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।